गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो लेक्चर बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए विषय राजनीति विज्ञान। फर्स्ट पेपर है फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के मूल आधार। और हमारा टॉपिक है आज शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की आलोचना, उसका महत्व तथा नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शक्ति पृथक्करण सिद्धांत जो मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित है। स्पिरिट ऑफ लॉज नामक उनकी पुस्तक में इसका प्रतिपादन किया गया था। उस सिद्धांत में उन्होंने कहा कि सरकार के 3 अंग होने चाहिए, तीनों के कार्यक्षेत्र पृथक पृथक होने चाहिए, तीनों को एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अर्थात शासन के तीनों अंगों में पूर्ण विभाजन होना चाहिए। परंतु इस सिद्धांत की तार्किक और आनुभाविक आधार पर आलोचना की जाती है। अनेक दृष्टियों से इसे त्रुटिपूर्ण माना जाता है। इसे प्रथम आलोचना की जाती है ऐतिहासिक दृष्टि से गलत। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिटेन की शासन व्यवस्था को आधार बना करके किया, जबकि आलोचकों का कहना है कि ब्रिटेन में कभी भी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत ना तो रहा है ना है आज की तारीख में। वहाँ संसदात्मक शासन व्यवस्था है जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के गठजोड़ पर आधारित होती है। तो आलोचकों का कहना है कि जब ये आधार ही गलत है तो सिद्धांत तो गलत होना ही है। दूसरी आलोचना करते हैं आलोचक की शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण संभव नहीं है। उनका कहना है कि सरकार एक आंगिक एकता के रूप में काम करती है। जैसे शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे पर आश्रित और परस्पर संबंधित होते हैं, उसी प्रकार शासन के विभिन्न अंग भी एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए उन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता है। उनका ये भी कहना है कि यदि शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण कर दिया जाएगा तो प्रत्येक अंग निरंकुश हो जाएगा, क्योंकि किसी भी अंग पर कोई दूसरा अंग नियंत्रण नहीं कर सकता और ना ही उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। इसी बात को समझते हुए अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने शक्ति पृथक्करण को विशुद्ध रूप में नहीं अपनाया, बल्कि उसमें नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को समाहित किया है। आलोचकों का ये भी कहना है कि आज का जो जटिल युग है, जटिल समय है, उसमें कोई भी एक अंग जो है वो अपने कार्यक्षेत्र तक सीमित नहीं है। जैसे आवश्यकता पड़ने पर कार्यपालिका स्वयं अध्यादेश जारी कर लेती है और वह अध्यादेश भविष्य में कानून का रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार न्यायाधीश जो हैं वो न केवल न्याय करते हैं बल्कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा भी करते हैं। यदि वे कानून व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हों या संविधान की मूल भावना के विरुद्ध होते हैं तो न्यायाधीश उन कानूनों को रद्द कर सकते हैं। जनता भी ऐसी अपेक्षा करती है कि शासन के तीनों अंग एक दूसरे पर नियंत्रण भी बनाए रखें और स्वतंत्र भी रहें। अगला बिंदु हमारा शक्ति पृथक्करण अवांछनीय भी है। आलोचकों का ये भी कहना है कि न केवल शक्ति पृथक्करण असंभव है बल्कि अवांछनीय भी है। शरीर की भांति सरकार के भी विभिन्न अंग होते हैं और यदि शरीर के अंगों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए तो उनके कार्य करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार यदि सरकार के प्रत्येक अंग का पृथक्करण कर दिया जाए तो शासन उचित रूप से अपना कार्य नहीं कर सकेगा। शासन के सुचारू संचालन के लिए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का पारस्परिक संबंध तो बहुत ही आवश्यक है। व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करे और कार्यपालिका प्रशासन का काम
ठीक प्रकार से करे। इसके लिए जरूरी है कि दोनों के बीच में सहयोग बना रहना चाहिए। यदि हम शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को कठोरता से लागू करेंगे तो न्यायपालिका की कार्यकुशलता और निष्पक्षता भी समाप्त हो सकती है, क्योंकि जब न्यायपालिका के जो न्यायाधीश हैं उनके ऊपर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का नियंत्रण नहीं होगा तो निश्चित रूप से जनता ही न्यायाधीशों को चुनेगी और निर्वाचित न्यायाधीश जो हैं वो पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य करेंगे और न्याय नहीं होगा और वास्तविक स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी या खतरे में पड़ जाएगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है तीनों विभागों की शक्तियों में असमानता। जो तीनों विभाग सरकार के हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों में समान रूप से शक्तियां नहीं बांटी गई हैं। कार्यपालिका और न्यायपालिका की अपेक्षा व्यवस्थापिका निश्चित रूप से अधिक महत्वपूर्ण स्थिति रखती है। व्यवस्थापिका द्वारा बनाए हुए कानूनों के आधार पर ही कार्यपालिका प्रशासन करती है और न्यायपालिका न्याय प्रदान करती है। इस संबंध में प्रोफेसर लास्की का कहना है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकारों की सीमा व्यवस्थापिका द्वारा घोषित की गई इच्छा में निहित होती है। नेक्स्ट आलोचना है नेतृत्व का अभाव। आलोचकों का कहना है कि आधुनिक युग में शासन की जटिलताओं को सुलझाने के लिए कुशल, दृढ़ और अखंड नेतृत्व की आवश्यकता होती है, लेकिन शक्ति विभाजन के सिद्धांत को अपनाने पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का नेतृत्व विभाजित हो जाता है और यह नेतृत्व विहीन व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न कर देता है। व्यवहार में यह उसका एक प्रमुख दोष है। लास्ट बिंदु हमारा आलोचना का है स्वतंत्रता के लिए शक्ति पृथक्करण आवश्यक नहीं है। जैसा कि मॉन्टेस्क्यू ने बार बार अपने सिद्धांत में ये कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए ही शक्ति पृथक्करण आवश्यक है, तो आलोचकों का कहना है कि केवल शक्ति पृथक्करण से व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं हो सकती, बल्कि इसके लिए विधि का शासन होना बहुत जरूरी है। व्यक्ति के अधिकार संवैधानिक रूप से घोषित होने चाहिए और उन अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था जो है वो निश्चित रूप से न्यायपालिका के पास होनी चाहिए। इसके अलावा जनता की जागरूकता स्वतंत्रता के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। जैसा कि वॉशिंगटन ने कहा है कि निरंतर जागरूकता ही स्वतंत्रता का सच्चा मूल्य है। आगे बात करते हैं हम इस सिद्धांत का क्या महत्व है। निश्चित रूप से आलोचकों ने आलोचना की है, परंतु जो सिद्धांत है वो अपने आप में उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। पहला बिंदु है हमारा जनता की स्वतंत्रता की रक्षा का साधन। मॉन्टेस्क्यू बार बार ये बात कह रहे हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ये जरूरी है कि सरकार के 3 विभाग हों, तीनों के अलग अलग कार्यक्षेत्र हों, तीनों एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करें, तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र रहें। उन्होंने कहीं पर भी कठोर पृथक्करण की बात नहीं कही है। उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सरकार के 3 अलग अलग अंग होने चाहिए। दूसरा महत्व है निरंकुश शासन से सुरक्षा, कि यदि सरकार के 3 अलग अलग विभाग होंगे, तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र और पृथक रहेंगे, तो निश्चित रूप से निरंकुश शासन कभी भी स्थापित नहीं हो पाएगा, क्योंकि शासन की निरंकुशता तब स्थापित होती है जब शासन की शक्तियों का केंद्रीयकरण एक व्यक्ति या एक संस्था के हाथ में होता है। तो ये जो सिद्धांत है वो निरंकुश शासन से हमारी सुरक्षा करता है। तीसरा बिंदु है हमारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा। न्यायपालिका व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों के आधार पर न्याय करती है,
परंतु इसके साथ ही न्यायाधीश अपने विवेक से परिस्थितियों को मद्देनजर रख करके भी निर्णय देते हैं। और न्यायपालिका की जिम्मेदारी होती है कि वे नागरिकों की स्वतंत्रता और उसके अधिकारों की रक्षा करें। लेकिन न्यायपालिका ये तभी कर सकती है जब वो निष्पक्ष और स्वतंत्र हो। तो ये जो सिद्धांत है वो न्यायपालिका को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने का प्रयास करता है, इसलिए ये सिद्धांत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रशासनिक क्षमता में सुधार। जब सरकार के 3 अंग होंगे, तीनों के कार्यक्षेत्र अलग अलग होंगे, तीनों एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो प्रत्येक अंग अपने कार्य में सर्वोत्तम कार्य करेगा, सर्वोत्कृष्ट कार्य करेगा, परफेक्शन से काम करेगा। उससे उस अंग की कार्य क्षमता में सुधार आएगा और धीरे धीरे उसमें परिपक्वता आ जाएगी, जो जनता के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रजातंत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए भी ये सिद्धांत उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि मॉन्टेस्क्यू के विचारों से फ्रांस में क्रांति हुई, अमेरिका के संविधान में इस सिद्धांत को अपनाया और राजनीतिक क्षेत्र में भी जो प्रजातंत्र है वह तभी शक्तिशाली बन सकता है जब जनता की स्वतंत्रता सुरक्षित रहे, जनता शासन में अधिक से अधिक सहभागी हो और जनता अपने दायित्व को समझते हुए लोकतंत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, तो निश्चित रूप से ये सिद्धांत प्रजातंत्र को मजबूत बनाने में उपयोगी साबित होगा। आगे हम बात कर रहे हैं कि इस सिद्धांत का प्रयोग कहाँ कहाँ और कैसे कैसे किया गया है। विश्व के अगर विभिन्न संविधानों की बात करें तो यदि इंग्लैंड में शक्ति पृथक्करण की बात करें, जैसा कि मॉन्टेस्क्यू को भ्रम हुआ था कि इंग्लैंड में शक्ति पृथक्करण है, परंतु उनका ये भ्रम ही था। वास्तव में इंग्लैंड में संसदात्मक शासन है और संसदात्मक शासन व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के घनिष्ठ संबंधों पर आधारित है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से बनती है और व्यवस्थापिका के प्रति ही उत्तरदायी होती है। इसके साथ इंग्लैंड में एक लॉर्ड चांसलर का पद होता है जो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के नितांत विपरीत है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो सरकार के तीनों अंगों में कार्य करता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर होने के नाते वह कानून निर्माण के कार्य में भाग लेता है। कैबिनेट का सदस्य होने के नाते वह कार्यपालिका की शक्तियों का उपयोग करता है और प्रीवी काउंसिल का अध्यक्ष होने के कारण वह न्याय विभाग का भी प्रधान बन जाता है। इस तरह लॉर्ड चांसलर एक ऐसा पद है जो तीनों शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, व्यवस्थापिका में भी काम कर रहा है, कार्यपालिका में भी कर रहा है और न्यायपालिका में भी काम कर रहा है। दूसरा, अमेरिका में शक्ति पृथक्करण, ये शक्ति पृथक्करण का एक सही उदाहरण है। यहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है, जहाँ कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है। कार्यपालिका ना तो व्यवस्थापिका में से बनती है और ना व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन इसके साथ ही अमेरिका में पूर्ण शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है। वहाँ पर उन्होंने नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत को सहभागी बनाया है और उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है कि तीनों अंग एक दूसरे से पृथक रहते हुए भी इस प्रकार का समन्वय, इस प्रकार का सामंजस्य बना करके रखते हैं जिससे कि कोई भी एक अंग निरंकुश न होने पाए। एक दूसरे से समन्वय करते हुए, एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हुए ये सिद्धांत जो है वहाँ पर कार्य करता है। अगर हम भारत में शक्ति पृथक्करण की बात करें तो भारत में भी इंग्लैंड की तरह संसदात्मक शासन व्यवस्था है। इसके अलावा भारत में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका द्वारा जो बनाए गए कानून हैं, जारी किए गए अध्यादेश हैं,
उनकी समीक्षा कर सकती है और मौलिक अधिकारों और संविधान की मूल भावना के विरुद्ध होने पर उन्हें रद्द भी कर सकती है। तो ये हम प्रयोग की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का आधुनिक रूप जो है वो नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत है, जिसका आशय ये है कि सरकार के तीनों अंग एक दूसरे से पृथक रहते हैं, एक दूसरे की से अलग रहने के बावजूद भी एक दूसरे की शक्ति पर इस प्रकार नियंत्रण स्थापित करते हैं कि शक्तियों का संतुलन बना रहता है और कोई भी एक विभाग निरंकुश नहीं बन पाता। इसके अंतर्गत व्यवस्थापिका के कार्यों पर कार्यपालिका और न्यायपालिका का नियंत्रण होता है। जैसे जो व्यवस्थापिका है वो जो कोई विधेयक बनाती है, उन विधेयकों पर कार्यपालिका प्रधान के हस्ताक्षर होते हैं। तो इस तरह व्यवस्थापिका पर कार्यपालिका का नियंत्रण हो गया। दूसरा, व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानूनों की न्यायिक समीक्षा न्यायपालिका करती है। यदि वो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो तो न्यायपालिका उस कानून को अवैध घोषित कर सकती है। तो ये दो उदाहरण से आप बता सकते हैं कि किस प्रकार व्यवस्थापिका के कार्यों पर न्यायपालिका और कार्यपालिका का नियंत्रण है। इसी तरह कार्यपालिका के कार्यों पर व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का नियंत्रण कि कार्यपालिका के कार्यों की जांच हेतु व्यवस्थापिका द्वारा विभिन्न समितियों और आयोगों की नियुक्ति की जाती है। इस तरह व्यवस्थापिका ने कार्यपालिका पर नियंत्रण कर लिया। इसी तरह जो संसदात्मक शासन व्यवस्थाएं हैं, वहाँ व्यवस्थापिका विभिन्न प्रस्ताव जैसे कटौती प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा करती रहती है। इसी प्रकार न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका के कार्य अध्यादेशों, आदेशों और कार्यों की समीक्षा करती है। यदि वो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध होते हैं तो उनको अवैध घोषित किया जा सकता है। इसी तरह आप देखें कि न्यायपालिका पर किस प्रकार व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का नियंत्रण होता है। तो जो न्यायपालिका में काम करने वाले न्यायाधीश हैं, उन न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग की प्रक्रिया है और ये महाभियोग की प्रक्रिया व्यवस्थापिका से प्रारंभ होती है और कार्यपालिका द्वारा उसका अनुमोदन हो जाने के बाद न्यायाधीशों को पद से हटा दिया जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि नियंत्रण और संतुलन का जो सिद्धांत है वो तीनों शक्तियों को, तीनों अंगों को एक दूसरे से पृथक भी रखे हुए है, लेकिन तीनों का एक दूसरे पर इस प्रकार नियंत्रण किया गया है कि शक्ति संतुलन बना रहे, कोई भी एक अंग निरंकुश नहीं हो पाए। आगे के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि किस प्रकार शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रयोग अमेरिका में किया गया है। धन्यवाद।